हेलो प्यारे साथियों, एक ही क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हम लोगों ने एक क्लास पढ़ लिया है हिंदी का, हिंदी व्याकरण के लिए यूपी कांस्टेबल के लिए। दूसरी क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हिंदी व्याकरण में हमने कहा था व्याकरण। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है भली भांति समझना होता है। व्याकरण शब्द मिलकर बना है बी प्लस आ प्लस करण से। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। जैसे ये सब हमने बता दिया था। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, ध्वनि शब्द विचार वर्णों के योग से, वाक्य विचार शब्दों के योग से। यानी वाक्य बनता है शब्दों के योग से, वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। ऐसे ही वर्ण विचार वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। ध्वनि के लिखित रूप को, मतलब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आगे चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। स्वर के बारे में मैंने जान लिया था। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं 11। और स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन होते हैं 33। ये सब हमने पढ़ लिया था। स्वर के प्रकार भी पढ़ लिया था। व्यंजन के प्रकार पे हम लोग थे। व्यंजन के प्रकार भी, व्यंजन के 3-4 ये सब प्रकार पढ़ लिया था। उच्चारण के आधार पे पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 5वां आज की क्लास में। बोलने की जगह। ताड़नजात हमने पढ़ा था लास्ट में, मैंने आपको बताया था। तो हम लोग पढ़ते हैं बोलने की जगह या उच्चारण स्थान के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बोलने की जगह या उच्चारण स्थान के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण हमें पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो है आ का उच्चारण स्थान क्या है, बड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, हा का उच्चारण स्थान क्या है, या विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, या का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। एक फार्मूला होता है, सूत्र जिसे कहते हैं, वो सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो अकुह, अकुह को अलग अलग करेंगे तो आ का मतलब हो जाएगा छोटा और बड़ा, ठीक है। कु, कु का मतलब हो जाएगा का वर्ग। कु का मतलब क्या हो जाएगा? का वर्ग, क्योंकि ये संस्कृत से लिया गया है, अष्टाध्यायी से। तो कु का मतलब हो जाएगा का वर्ग। ये फार्मूला लिया गया। तो कु का मतलब हो जाएगा का वर्ग। का वर्ग का मतलब हो जाएगा का खा गा घा अंगा। और हा का मतलब हो जाएगा हा। तो अकुह को मैंने अलग किया। तो आ का मतलब हो जाएगा छोटा आ बड़ा। कु का मतलब हो जाएगा का वर्ग यानी का खा गा घा अंगा। और हा का मतलब हा। और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ज मतलब आह, विसर्जनीय नाम कंठा। यानी आ छोटा बड़ा, हा कौन कौन सा? तो छोटा बड़ा, तो उसके बाद हो जाएगा चा वर्ग। चा वर्ग या और सा। तो चू मतलब हो जाएगा चा वर्ग यानी चा छा जा झा या और तालब्य सा। तालब्य सा इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसको तालब्य सा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए इसे तालब्य सा कहते हैं। तो चू जो हो जाएगा ई चू। ई मतलब हो जाएगा छोटी बड़ी, चू मतलब हो जाएगा चा वर्ग। चा वर्ग का मतलब छा छा जा जाइया। उसके बाद जो ये या है, या का मतलब ये या, और सा का मतलब तालब्य सा। इतने का उच्चारण स्थान क्या है? इतने का उच्चारण स्थान है तालु। तो पहला क्या हो गया? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। बोलिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। दूसरा क्या हो जाएगा? बोलिए इचु यसाना नाम तालु। बोलिए इचु यसाना नाम तालु। फिर बोलिए आगे ऋतु रसाड़ाणाम मूर्धः। बोलिए ऋतु रसाड़ाणाम मूर्धः। तो पहले क्या हो गया? अब ऋतु रसाड़ाणाम मूर्धा का मतलब री का उच्चारण स्थान टू मतलब टा वर्ग, और रा और सा कौन कौन सा? रा और सा। इतने का उच्चारण स्थान टू मतलब टा वर्ग, और री इतने का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। बोलिए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। बोला करिए आप लोग। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। बोलिए इचु यसाना नाम तालु। बोलिए इचु यसाना नाम तालु। ऋतु रसाड़ाणाम मूर्धः। बोलिए ऋतु रसाड़ाणाम मूर्धः। फिर आगे चलते हैं। दंत का क्या उच्चारण स्थान है? तो दंत से किसका किसका होता है? तो इसके लिए फार्मूला होता है ऋतु लसाना नाम दंतः। बोलिए ऋतु लसाना नाम दंतः। यानी ली जो होता है ये संस्कृत में आता है, हमारे यहाँ ली नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए वैसे। तो
तू से देखिए तो तू का मतलब क्या हो जाएगा, तू का मतलब हो जाएगा ता वर्ग, तू का मतलब क्या हो जाएगा ता वर्ग यानी ता था दा धा ना। उसके बाद फिर ला सा ना नाम, तो ला मतलब ला का उच्चारण स्थान और सा मतलब सा, तो इतने का उच्चारण स्थान होता है दंत। तो चलिए फिर से बोलते हैं हम लोग। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचुयसानानां तालु, इचुयसानानां तालु, ऋटुरसाणानां मूर्धः, बोला करिए आप लोग भी, ऋटुरसाणानां मूर्धः, ऋतुलसानानां दन्तः, लितुलसानानां दन्तः। उसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट सूत्र जो है छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग के लिए है। तो क्या हो जाएगा, उपू पद्मानानिया, तो उपू पू मतलब हो जाएगा पा वर्ग, और उपू मतलब उपदमानी, उपदमानी आप लोगों को नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ याद रखना है पू, तो पू मतलब हो जाएगा पा वर्ग, पू मतलब हो जाएगा पा वर्ग, पा वर्ग का मतलब पा फा बा भा मा, ऊ पू, और ऊ का मतलब हो जाएगा क्या, ऊ पू, ऊ और बड़ा ऊ, ये हो जाएगा। तो ऊपू पद्मानानियान ओष्ठ, ऊपू पद्मानानियाम ओष्ठ, तो ये हो जाएगा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग। फिर नेक्स्ट ए और आई, ए और आई, तो ए और आई मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ए जो मिलकर बनता है भैया, ए क्या है, ए आए, तो ए आए क्या है, संयुक्त स्वर है, तो आ छोटा आ और छोटी ई से मिलकर बनता है ए, और ऐसे आए किससे मिलकर बनता है, आए तो किससे मिलकर बनता है, छोटा और बड़ी ई से मिलकर बनता है आए। छोटा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, छोटी ई का, छोटी ई का या बड़ी ई का होता है तालु, तालु उच्चारण स्थान होता है। तो इसलिए क्या हो गया, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु, यानी इसे कंठ तालु कह दें या कंठ तालब भी कहते हैं, ए और आय का। ऐसे ओ और आओ का देख लेते हैं हम लोग। तो ओ और आओ में देखते हैं, जो ओ बनता है, ओ बनता है किससे, ओ बनता है छोटा प्लस ऊ से मिलकर बनता है, और आओ किससे मिलकर बनता है, आओ भी मिलकर बनता है छोटा प्लस बड़ा ऊ से मिलकर बनता है। अब आ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या, ओष्ठ, क्या हो जाएगा, ओष्ठ, तो ये हो जाएगा कंठोष्ठ, क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। तो इसीलिए ओ और आओ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ, जैसा यहाँ लिखा गया छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर बनता है ओ, आ से कंठ, ऊ से ओष्ठ, तो कंठोष्ठ हो जाएगा। वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, इसके लिए भी फार्मूला होता है वकारस्य दंतोष्ठम, यानी जो आपका देखते हैं आप, इसको सबको बोला जाता है, जैसे वा को बोलते हैं वकार, का को बोलते हैं ककार, ठीक है, वा को वकार, का को ककार, खा को खकार, तो इसीलिए वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। और अंक का उच्चारण स्थान क्या है, तो अंक का उच्चारण स्थान क्या है, नासिक, क्योंकि आप एक और ट्रिक है, आप जब बोलिए बोलिए क ख ग घ अंग, तो यहाँ पर हाथ अपने गले पर रख के देखिए, तो उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा का, क्योंकि का ख गा घा का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, क्योंकि गले पे हाथ रखने पर कंठ पे आवाज़ आती है, तो जब बोलते हैं तो खुद ही पता चलता है कौन किसका उच्चारण स्थान है। ऐसे चा छा जा झा इयाँ, तो जीभ जाके तालु पे सटती है, तो तालु, तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। ऐसे जब आप बोलते हैं मूर्धा से टा ठा डा ढा आड़ा, तो जीभ जाके मूर्धा पे सटता है, दांत के ऊपर वाला हिस्सा ही मूर्धा होता है। ऐसे रा बोलते हैं तब भी जाके सटता है। ऐसे ये वाला सा जो मूर्धा सा बोलते हैं, ये भी अगर आप मूर्धा पे सटा के नहीं बोल रहे हैं जीभ को, तो आप वो उच्चारण स्थान ये सा का नहीं माना जाएगा, मूर्धन्य सा का। ऐसे ही ता था दा धा बोलते हैं, ता था दा धा ना बोलते हैं जब, तो दांत पे जाके जीभ सटती है। ऐसे ही ओ छोटा ऊ बड़ा ऊ पा फा बा भा मा बोलते हैं, तब ओठ का आप सहारा लेते हैं, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसी तरीके से है। ऐसे ए आए
तो कंठ तालु का इस्तेमाल करते हैं। ओ आओ कंठोष्ठ का इस्तेमाल करते हैं। वा के लिए दंत और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अंक के लिए नासिक का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं क्या फार्मूला। फार्मूला क्या, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इचु यसानानाम तालु, इचु यसानानाम तालु, ऋतु रसाणानाम मूर्धः, ऋतु रसाणानाम मूर्धः, ऋतु लसानानाम दन्तः, ऋतु लसानानाम दन्तः, उपपद्मानानियाम ओष्ठ, उपपद्मानानियाम ओष्ठ। इसका भी होता है यदतो कंठ तालु और इसका होता है उदतो कंठोष्ठ। लेकिन इससे आसान आपका यही है कि ए मिलकर बनता है आ ई से, वैसे आय मिलकर बनता है आ बड़ी ई से, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाएगा। ओ और आओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाएगा। अब चलते हैं हिंदी के अन्य वर्ण के बारे में हम पढ़ते हैं। हिंदी का अन्य वर्ण क्या होता है। तो हिंदी के अन्य वर्ण के लिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। तो जैसे आपने अभी स्वर पढ़ा, स्वर के बाद आपने क्या पढ़ा, व्यंजन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जो अन्य वर्ण है। अन्य वर्ण में हम सबसे पहले पढ़ने चल रहे हैं क्या, अयोग वाह। अयोग वाह, आ मतलब नहीं, योग मतलब योग, वाह मतलब बहन। यानी वह वर्ण जो व्यंजन वर्णों के साथ वहन नहीं होते, यानी व्यंजन वर्णों के साथ जिनका प्रयोग नहीं होता, उसे कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह यानी अयोगवाह की संख्या हिंदी वर्णमाला में 2 होता है। संस्कृत में 4 होते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला हमें पढ़ना है तो हमें जानना चाहिए कि अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में 2 होते हैं। एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है। अनुस्वार ये है अंक और विसर्ग को कहते हैं आह। तो ये होता है। अब अयोगवाह इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये व्यंजन वर्णों के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है, केवल स्वर के साथ ही इनका प्रयोग होता है। केवल स्वर के साथ ही इनका प्रयोग होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। अब कोई मित्र हमसे ये पूछ सकता है कि सर जो कंठ है, कंठ लिखा है, तो ये क के साथ तो अंक अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि व्यंजन वर्णों के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, ये का के साथ नहीं हुआ है। का में जो आ जुड़ा है, का में जो आ जुड़ा है, इसके साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। यानी ये स्वर के साथ ही अनुस्वार लगा है, स्वर के साथ ही ये अनुस्वार लगा है कंठ में। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप। कहीं भी अगर अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग होगा तो स्वर के साथ ही प्रयोग होगा, यानी इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता है, केवल स्वर के साथ होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट संयुक्ताक्षर के बारे में। संयुक्ताक्षर क्या होता है। तो संयुक्ताक्षर का मतलब होता है वह वर्ण जिसमें कम से कम 2 व्यंजन हो। कितने व्यंजन हो भैया, 2 व्यंजन हो और प्लस एक स्वर हो, एक स्वर हो, उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर हिंदी में इनकी संख्या 4 होती है और इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में, और यूपीपी में तो पूछा ही जाएगा इन चारों वर्ण में से एक संयुक्ताक्षर का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं संयुक्ताक्षर यही है। तो संयुक्ताक्षर जो है ये है छा। तो छा मिलकर बना है किससे, का प्लस सा प्लस आ। अगर देखिए यहाँ नीचे हलंत लगाएंगे सा के नीचे, तो यहाँ आ लिखेंगे। अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो आ लिखने की जरूरत नहीं है, यानी का प्लस सा। त्रा तो ता प्लस रा से मिलकर बना है। ज्ञा तो ज्या प्लस इया से मिलकर बना है। और स्रा तो सा मतलब ये जो तालव्य सा है और प्लस रा से मिलकर बना है स्रा। यानी ये आपको याद करना है कि छा मिलकर बना है का प्लस मूर्धन्य सा से, त्रा मिलकर बना है ता प्लस रा से, ज्या मिलकर बना है ज्या मिलकर बना है ज्या प्लस इया से, और स्रा मिलकर बना है स्रा प्लस तालव्य सा प्लस रा से। अब चलते हैं हम लोग विकसित स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। विकसित स्वर क्या है। विकसित स्वर, विकसित स्वर को ही हम कहते हैं अनुनासिक।
जो आप अनुनासिक देखते हैं ये चंद्र बिंदु भी इसे कहते हैं। इसे ही कहते हैं विकसित स्वर कहते हैं और इसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक क्यों कहते हैं? तो अनुनासिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अनुस्वार जो होता है यानी अंक, उसका तद्भव जो होता है वही होता है अनुनासिक। यानी जब कोई शब्द अंक का मात्रा उसमें लगे रहेगा, उसका जब तद्भव बनाना होगा तो उसमें चांदबिंदी लग जाती है। तो यही है अनुनासिक। और विकसित स्वर जो है, विकसित स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इसका विकास किया। हमने का मतलब क्या कि जो और 11 स्वर हैं, अयोगवाह 2 हैं, इसको हमने महेश्वर सूत्र से लिया है, संस्कृत के पाणिनि के महेश्वर सूत्र से लिया है। लेकिन चंद्र बिंदु को हिंदी वालों ने खुद ही क्या किया है, इसका विकास, इसीलिए इसे विकसित स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है चंद्र बिंदु सिर्फ, ठीक है। इसे आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, यहाँ नीचे देख लीजिए आप लोग। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ताड़न जाति या उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या विकसित व्यंजन। जैसे ये क्या है, विकसित स्वर है भैया, ठीक। ऐसे ही हमने 2 व्यंजन का भी हमने क्या किया है, विकास किया है। क्योंकि ये हमने जो पाणिनि का महेश्वर सूत्र है उसमें डा ढा तो था, लेकिन डा ढा के नीचे जो बिंदी है ये बिंदी नहीं था। ये बिंदी जो दिख रहे हैं आप, ये नहीं था। इसको हमने हिंदी में स्वयं विकसित किया है, इसलिए इसे विकसित व्यंजन कहते हैं। और इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा द्विगुण व्यंजन कौन है, तो आप अढ़ा लगाएंगे। उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं और इसे ताड़न जात भी व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि फेंका हुआ है, मुंह से फेंका हुआ, इसलिए इसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं 5वां विदेशी स्वर। विदेशी स्वर क्या है? आगत स्वर, ये अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यहाँ फिर से एक बार बढ़िया से बता देता हूँ। विदेशी स्वर या आगत स्वर या मेहमान स्वर, वो जो था विकसित स्वर, इसे हिंदी भाषा ने स्वयं विकसित किया है चंद्र बिंदु को। लेकिन जो अर्धचंद्र बिंदु है, जो आप देख रहे हैं, ये अर्धचंद्र बिंदु जो है, इसको हिंदी भाषा ने नहीं विकसित किया है। इसको अंग्रेजी का जो शब्द हिंदी में लिखना होता है, जैसे कॉलेज लिखना हुआ, डॉक्टर, तो उसके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगता है। तो ये बाहर से आया है, विदेशी भाषा से आया है, इसीलिए इसे विदेशी स्वर कह देते हैं। आया है इसलिए इसे आगत स्वर कह देते हैं और इसे मेहमान स्वर भी कह देते हैं। अर्धचंद्र बिंदु तो है ही ये, आप लोग जानते हैं। तो विदेशी स्वर या आगत स्वर या मेहमान स्वर या अर्धचंद्र बिंदु, ऐसे कॉलेज डॉक्टर का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। अब विदेशी व्यंजन या जिह्वा मूलीय ध्वनियाँ भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जिह्वा मूल से होता है, ठीक है, इसलिए इसे जिह्वा मूलीय ध्वनियाँ भी कहते हैं। अब ये जो है विदेशी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो विदेशी व्यंजन की संख्या होती है, ये होते हैं 5। कौन कौन से हैं विदेशी व्यंजन? तो विदेशी व्यंजन होते हैं क, ख, ग, ज, फ। ये विदेशी व्यंजन है 5। लेकिन एनसीईआरटी में 3 ही विदेशी व्यंजन लिखा गया है, तो इसको आप 3 ही याद रखिए। या तो कि विदेशी व्यंजन कितने होते हैं, तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना पढ़ेंगे, 3। यानी खा के नीचे ये जो लगता है ये नुक्ता टाइप, नुक्ता, तो ये खा हो गया, जा के नीचे नुक्ता लग गया, और ये हो गया फा, ख, ज, फ। ये तीनों क्या होते हैं? यही तीनों होते हैं विदेशी व्यंजन। क्या है? विदेशी व्यंजन। किस भाषा के हैं? तो ये अरबी फारसी भाषा के हैं, अरबी फारसी भाषा के हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हम लोग थोड़ा दोहरा लेते हैं। तो हिंदी के अन्य वर्ण में अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अंक और आहा, अनुस्वार और विसर्ग, इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता है, केवल स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं। संयुक्ताक्षर वह वर्ण जिसमें कम से कम 2 व्यंजन और 1 स्वर हो, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। छा जैसे का प्लस सा से मिलकर बना है, त्रा ता प्लस रा से, ज्ञा जा प्लस या से, स्रा सा प्लस रा से। ऐसे विकसित स्वर या अनुनासिक या चंद्रबिंदु, तो ये आप देख ही रहे हैं, ये चंद्रबिंदु होता है, ये 1 है। ऐसे ताड़न जाति, इनकी संख्या 2 है। ताड़न जाति को उच्छिप्त कहते हैं, द्विगुण कहते हैं या विकसित कहते हैं। ये अड़ा और अढ़ा है, ठीक है। ऐसे विदेशी स्वर या आगत स्वर या मेहमान स्वर या अर्धचंद्र बिंदु, इसकी संख्या है 1। जैसे कॉलेज और डॉक्टर में लगा है। ऐसे विदेशी व्यंजन
विदेशी व्यंजन की संख्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3। ख ज फ, वैसे तो 5 होते हैं लेकिन ख ज फ अरबी फारसी से लिया गया है। अब चलिए हम पढ़ते हैं बाणों की संख्या। कौन से? बाणों की संख्या। कि बाणों की संख्या क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो स्वर की संख्या मैंने बताया था 11 और व्यंजन की संख्या मैंने बताया था 33। कौन कौन से स्वर? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और आओ। ये हो गए 11 स्वर। व्यंजन का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, पा, फा, बा, भा, मा, यानी का से लेकर माँ तक कुल कितने हो गए? 25 वर्ण। इसके अलावा या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन, इसके अलावा स, 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 ह उसमें व्यंजन, ये कुल मिला के हो गए 33। तो 11 और 33 मिलके कितने हो गए? 44। ये है मूल वर्ण या साधारण वर्ण। ये कैसे हैं? मूल वर्ण या साधारण वर्ण। अब आगे दो अयोगवाह। दो अयोगवाह कौन? तो एक अयोगवाह है अंक और दूसरा अयोगवाह कौन सा है हिंदी वर्णमाला में? आहा। ये दो हो गए अयोगवाह। कौन से हो गए? अयोगवाह। इसके अलावा 4 संयुक्त अक्षर। 4 संयुक्त अक्षर कौन से हैं? तो छ, इसके अलावा त्र, इसके अलावा ज्ञ, इसके अलावा स्र। ये 4 संयुक्त अक्षर हो गए। 4 संयुक्त अक्षर हो गए। इसके अलावा 2 ताड़न जाति। ताड़न जाति कौन हो गए? अड़ा और अढ़ा। ये दो हो गए ताड़न जाति। ताड़न जाति। तो टोटल कितने हो गए? 11 स्वर और व्यंजन 33। 33 व्यंजन और 11 स्वर मिलकर 44। 44 दो 46। 46 4 50 और ताड़न जात मिलकर 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल बाणों की संख्या कितनी होती है? 52। 52 होती है। लेकिन देवनागरी लिपि ने 4 और विदेशी बाणों को भी तो मान्यता दी है। कौन कौन से विदेशी बाणों को मान्यता दी है? तो ये देखिए आप नीचे लिखा गया है। ये 4 विदेशी वर्ण यानी ख, ज, फ, ये 3 विदेशी व्यंजन और ये कि विदेशी स्वर, इन 4 को और भी मान्यता दी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। किसने? हिंदी देवनागरी लिपि ने। तो हिंदी मानक संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में? तो 56 है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल बाणों की संख्या, तो आप लगाएंगे 52। हिंदी वर्णमाला में बाणों की संख्या कितनी होगी? 52 ही लगाएंगे आप। ठीक है। और अगर पूछेगा तो देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल बाणों की संख्या आप कितना लगा के आएंगे? 52। लेकिन देवनागरी लिपि के अनुसार अगर पूछेगा मानक बाणों की संख्या तो कितना हो जाएगा? 56। ठीक है। देवनागरी लिपि के अनुसार मानक बाणों की संख्या 56। लेकिन ये 56 वाला पूछता नहीं है, ज़्यादा 52 वाला ही पूछता है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल बाणों की संख्या कितनी होगी? 52। अब चलिए हम पढ़ते हैं मात्रा के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं। मात्रा का मतलब क्या होता है? तो मात्रा जो है स्वरों का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? मात्रा। मात्रा क्या करती है? तो स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। तो मात्रा की संख्या होगी 11, क्योंकि 11 ही स्वर होते हैं। लेकिन दृश्य रूप में मात्रा की संख्या कितनी होती है? 10। दृश्य रूप में मात्रा की संख्या 10 होती है। आ जो है, आ स्वर की मात्रा संकेत रूप में नहीं होती है। इसी वजह से आ को क्या कहते हैं? उदासीन स्वर कहते हैं। क्योंकि बड़ा का मात्रा आप देखे होंगे, छोटी की बड़ी की, छोटा ऊ का, बड़ा ऊ का, री का, ए का, ओ का, आय का, आओ का, ये सब का मात्रा आप देखे होंगे। लेकिन आप छोटा आ का मात्रा नहीं देखे हैं। इसीलिए दृश्य रूप में मात्रा की संख्या 10 होती है और कुल मात्रा की संख्या होती है 11। आ स्वर की मात्रा संकेत रूप में नहीं होती है, इसी वजह से आ को उदासीन स्वर कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख लेते हैं। तो जैसे रा वर्ण सबको जैसे आकार, ठीक है, आकार कहते हैं, ककार कहते हैं, खकार, गकार। लेकिन रा को रेफ वर्ण कहते हैं। रा को रकार नहीं कहते हैं, रेफ वर्ण कहते हैं। तो रा को रेफ वर्ण भी कहा जाता है। रा को क्या कहा जाता है? रेफ वर्ण भी कहा जाता है। चा का जो चौथा वर्ण है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं झा, झा को कहते हैं अमानक वर्ण। क्या कहते हैं? अमानक वर्ण। ये है झा। झा को लिखते हैं ये भी इस तरीके से लिखते हैं झा को। ये है झा। झा को ऐसे ही पहले पुरानी किताब आप देखेंगे तो ऐसे भी झा को लिखा गया। तो झा क्या है? अमानक वर्ण। क्या है? अमानक वर्ण। ठीक है। कमल में बाणों की संख्या। एक कमल में
बाणों की संख्या कितनी है? तो कमल में बाणों की संख्या कितनी है भैया? तो कमल में बाणों की संख्या है 5। 5 बाण है कमल में। जैसे कमल को आप जब इसका वो करेंगे बाण विच्छेद, तो का को लिखेंगे का प्लस अ, माँ को लिखेंगे माँ प्लस अ और प्लस ला। अब ला प्लस आ नहीं लिखते हैं, सिर्फ ला लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो कमल में बाणों की संख्या कितनी है? 5। लेकिन अगर शेरनी आ जाए तो शेरनी में आप देख रहे हैं, शेरनी में बाणों की संख्या होगा 6, क्योंकि सा प्लस ए लिखेंगे, फिर रा प्लस आ लिखेंगे, फिर ना प्लस ई लिखेंगे, कुल हो जाएगा 6। इसलिए यहाँ आपको मैंने नोट लिख दिया है यहाँ पर कि यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि आ हो तो उसे अलग से नहीं गिनेंगे। यानी अगर अंतिम में आ हो तो उसे अलग से नहीं गिनेंगे, बीच में आ रहेगा तो उसे गिनेंगे अलग से, लेकिन अगर अंतिम में आ रहेगा तो उसे अलग से नहीं गिनेंगे, अलग से नहीं गिनेंगे। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी के शब्दकोश का प्रथम वर्ण। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि हिंदी के शब्दकोश का प्रथम वर्ण क्या है, तो अनुस्वार है। हिंदी शब्दकोश का प्रथम वर्ण क्या है? अनुस्वार है। आप जानेंगे कि आ है, लेकिन आ नहीं है हिंदी शब्दकोश का प्रथम वर्ण। शब्दकोश का प्रथम वर्ण है अनुस्वार, यानी ये अंक है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं हिंदी शब्दकोश। तो शब्दकोश जो है, ये देखिए शब्दकोश। तो शब्दकोश में लिखते हैं तो सबसे पहले अंक आएगा, फिर अंक के बाद फिर ये आ जाएगा। सबसे पहले अंक आएगा, अंक के बाद ये आ के ऊपर फिर चांद बिंदी, फिर आएगा आहा हिंदी शब्दकोश में, फिर आएगा छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर देखिए यहाँ ये आ गया, यहाँ आ गया अंक, यहाँ आ पर ये चांद बिंदु वाला, फिर विसर्ग, फिर छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा री ए आए ओ आओ, ये हो गया। उसके बाद फिर शुरू होगा यहाँ, ये है व्यंजन। व्यंजन शुरू होगा तो व्यंजन में फिर क्या होगा? का के बाद खा नहीं आता है, छा, क्योंकि का मिलकर बनता है किससे? तो का मिलकर बनता है का से प्लस सा से, इसलिए हिंदी वर्णमाला में का के बाद क्या आ जाएगा? शब्दकोश में का के बाद छा आएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट का के बाद छा, फिर खा गा घा अंगा, फिर उसके बाद चा छा जा के बाद फिर ज्या आएगा, ज्ञा। ठीक, ज्ञा क्यों आएगा? क्योंकि ज्ञा मिलकर बनता है ज प्लस यहाँ से, इसलिए आएगा ज्ञा। ठीक है, तो फिर चा छा जा छ जा झा या। ठीक, फिर टा ठ डा ढा अड़ा, फिर ता के बाद फिर त्रा आएगा, फिर था, फिर द, फिर ध, फिर ना, फिर पा फा ब भ म, फिर या र ल वा, फिर सा के बाद फिर क्या आ जाएगा भैया? तो सा के बाद फिर सरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सरा मिलकर किससे बनता है? सरा मिलकर बनता है सा से प्लस रा से, इसलिए सा के बाद सरा आ जाएगा। ठीक है, फिर सरा, फिर सा, फिर सा, फिर हा। तो ये इसीलिए, तो यहाँ से हम लोगों की हिंदी वर्णमाला की क्लास समाप्त होती है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की क्लास हम लोगों को आप लोगों को पढ़ाएंगे संधि। ठीक, धन्यवाद बच्चों।